हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने क्लस्टरिंग के ऊपर बात किया था जो एक थ्योरेटिकल वीडियो था, लेकिन आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको जो क्लस्टरिंग के बारे में मैंने बात किया था वो भी आपको कोड के थ्रू करके दिखाने वाला हूँ। राइट, आपको कोड के लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि एक्चुअल में हम क्लस्टरिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली आप अगर समझ जाओगे क्लस्टरिंग काम कैसे करता है, तो चाहे आप प्रोडक्शन ऐप पे कर रहे हो क्लस्टरिंग या फिर आप अपने बेसिक लोकल डेवलपमेंट ऐप पे कर रहे हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। राइट, तो देखो, अगर आप नए हो इस वीडियो में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो मैं क्लस्टरिंग की बात कर रहा था वो क्या है। ठीक है, तो देखो, मैंने जो कल एग्जांपल लिया था उसमें यही समझाया था कि जो नोड जेस है वो आपका एक सिंगल सीपीयू कोर यूज़ करता है। राइट, तो अगर आपका रिक्वेस्ट टाइम टेकिंग है तो वो काफ़ी प्रोसेसिंग करता रहेगा, आपके सीपीयू कोर को यूज़ करता रहेगा। राइट, अगर सेकंड यूज़र उसी बीच रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट को क्यू कर देगा नोड जेएस। राइट, ब्लॉक नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। राइट, वो रिक्वेस्ट को क्यू करके रखता है और ये एक एसिंक ऑपरेशंस के कारण करता है। राइट, और जब वो सीपीयू फ्री होगा तो सेकंड रिक्वेस्ट हमारा एग्जीक्यूट होने जाएगा। राइट, लेकिन एक रियल लाइफ एग्जांपल में देखो तो अगर आप एक नोड जेएस का सर्वर बनाते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1000 या 2000 10,000 यूजर तो आते ही हैं, हर मिनट 10,000 रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हो। तो अगर आपका एक एंड पॉइंट थोड़ा सा भी सीपीयू एक्सपेंसिव है तो बाकी जो रिक्वेस्ट है वो सब क्यू हो जाएंगे, वो सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में बहुत सारा समय लगेगा। राइट, तो इसी प्रॉब्लम को, इसी बॉटलनेक को सॉल्व करता है क्लस्टरिंग। राइट, तो क्लस्टरिंग में होता क्या है कि आप सीपीयू के सारे कोर के ऊपर अपने नोड जेएस के प्रोसेस को रन करते हो, उसके ऊपर एक मास्टर प्रोसेस भी सेट करता है। राइट, और मास्टर प्रोसेस ही सारे वर्कर प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करता रहता है। अब ये जो वर्कर प्रोसेस हैं वो आपके हर सीपीयू कोर को यूज़ कर रहे होते हैं। राइट, मान लेते हैं आपके सिस्टम में अगर 4 सीपीयू कोर है तो हर वर्कर प्रोसेस हर सीपीयू कोर पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा, मान लेते हैं 10 यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, तो 10 यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो सारे रिक्वेस्ट कहाँ पे आएंगे? वो सारे रिक्वेस्ट हमारे मास्टर प्रोसेस के पास आएंगे। मास्टर प्रोसेस जो है वो सारे रिक्वेस्ट को राउट कर देगा वर्कर्स के बीच। राइट, और जो वर्कर हैं, क्योंकि अलग अलग सीपीयू कोर यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग सीपीयू कोर यूज़ करने के कारण वो एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके सीपीयू के अंदर 8 कोर हैं या 12 कोर हैं। राइट, तो 12 कोर यानी 12 रिक्वेस्ट हर सेकेंड जो भी आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो उतना तेज़ी से प्रोसेस होंगे। राइट, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप प्रोडक्शन पे आप काम करते हो, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस पे जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आप मल्टीपल सीपीयू कोर को रेंट कर रहे होते हो। राइट, आपका जो रेंटेड कंप्यूटर होता है, आप जो भी AWS से सर्विसेज लेते हो या जो भी आप क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज लेते हो, उसमें वो मल्टीपल कोर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल कोर देते हो। अगर सिंगल कोर देते भी हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिजनेसेस मल्टीपल कोर सीपीयूज को यूज़ करती है। राइट, अब मल्टीपल कोर सीपीयू पे अगर आप केवल और केवल एक नोड जेएस का प्रोसेस रन करते हो तो वो सीपीयू का ऑप्टिमल यूज़ हुआ नहीं। इसीलिए हम क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और क्लस्टरिंग से होता क्या है कि आप सीपीयू के सारे कोड को ऑप्टिमली रूप से यूज़ कर रहे होते हो, यानी सारे कोड पे नोड जेएस प्रोसेस आपका रन कर रहा होता है और सारे कोर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे होते हैं। राइट, तो ये है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर और बेसिकली हम समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअल में जो मैं क्लस्टरिंग की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या है। राइट, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल लेके दिखाने वाला हूँ नोड जेएस के ऊपर। राइट, तो नोड जेएस में मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे फाइल बना लिया है index.js करके, और यहाँ पे मैं एक क्लस्टर नाम का मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाला हूँ। राइट, तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लस्टर। ठीक है, और इसको कर लेते हैं रिक्वायर। तो क्लस्टर मॉड्यूल के पास फोर्क मेथड होता है और फोर्क मेथड क्या करता है कि आपकी एप्लीकेशन यानी आपके जो प्रोसेस होते हैं उसको ही इंस्टेंस के ऊपर, एक नए इंस्टेंस के ऊपर रन कर देता है। राइट, उसी का एक नया इंस्टेंस बना देता है। ठीक है, तो क्लस्टर डॉट फोर्क अगर मैं यहाँ पे करूँ सिंपली, तो यहाँ पे होगा क्या कि एक नया इंस्टेंस बनाने की शुरुआत हो जाएगी। राइट, अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी आने वाला है एक एरर, नोड
क्लस्टरिंग फोल्डर के अंदर जाते हैं और index.js को रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक आ चुका है एरर, और ये एरर इसलिए आया है कि जो फोर्क मेथड है वो हमेशा कहाँ से रन होता है, वो मास्टर प्रोसेस से ही रन होगा, राइट। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या क्लस्टर मास्टर है, राइट। यानी ये जब ये पहली बार ये चीज़ें रन होंगी तब ये क्या मास्टर प्रोसेस से रन हो रही हैं। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम cluster.isMaster क्यों चेक कर रहे हैं और फिर हम क्यों फोक कर रहे हैं, राइट, तो मैं थोड़ा सा ये डायग्राम के ऊपर आपको ले चलना चाहता हूँ। देख सकते हो आप कि जो भी Node.js के प्रोसेस हैं, जो भी फोर्क हो रहे हैं ये प्रोसेसेस, वो कहाँ से हो रहे हैं, वो मास्टर के थ्रू हो रहे हैं, राइट। जब हम चाइल्ड प्रोसेस बना रहे होते हैं, जब हम वर्कर प्रोसेस बना रहे होते हैं जो अलग अलग CPU कोर को यूज़ करें, तो हम मास्टर प्रोसेस से बना रहे हो, क्योंकि मास्टर प्रोसेस सारे वर्कर प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो मैंने क्या चेक किया कि क्या ये मास्टर प्रोसेस के थ्रू फोर है। अगर ये मास्टर प्रोसेस है तो हम फोर्क करना चाहते हैं, राइट। मास्टर प्रोसेस क्या है, जो ये index.js है यही मास्टर प्रोसेस है इस केस में, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे नोड, एक मैं कंसोल लॉग लगा के दिखा देना चाहता हूँ आपको ताकि आपको एक आइडिया लगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली console.log लगा लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक यहाँ पे एल्स केस के अंदर यहाँ पे एक और console log लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सिंपली अगर मैं इसको रन करूँ node index.js, राइट। सबसे पहले तो मैं क्लस्टरिंग फोल्डर के अंदर ही चल जाता हूँ, क्लस्टरिंग फोल्डर के अंदर चले जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ node index.js, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो प्रोसेसेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। एक तो हमारा है वर्कर प्रोसेस और दूसरा है हमारा मास्टर प्रोसेस, राइट। तो जो इफ़ ब्लॉक का कोड है वो कौन सा कोड है, वो है हमारा मास्टर प्रोसेस का, राइट। वहीं पे जो एल्स ब्लॉक का कोड है वो हमारा वर्कर प्रोसेस का कोड है, राइट। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ प्रोसेस आईडी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मास्टर प्रोसेस आईडी लिखा है, और सेकंड मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ वर्कर प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस आईडी है वो हमें देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा मास्टर प्रोसेस है उसकी प्रोसेस आईडी है एंड में 40, और वहीं पे जो वर्कर प्रोसेस है उसकी प्रोसेस आईडी है 41, राइट। तो अगर आप वर्कर के प्रोसेस आईडी देखोगे तो ऑलरेडी वो मास्टर से ही क्योंकि फोर्क हुआ है तो हमें मास्टर की प्रोसेस आईडी देखने को मिलेंगी, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ console.log और वर्कर मास्टर प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्लस्टरिंग के थ्रू ये यूज़ हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि clustering.worker.process id इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और आप सिंपली process.ppid भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि वर्कर का मास्टर प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस आईडी हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो सेम प्रोसेस आईडी है जो हमारा मास्टर का प्रोसेस आईडी है, राइट। तो यहाँ पे जो मास्टर है वही इन प्रोसेसेस को फोक करता है। ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया जिसमें मैंने आपको सिंपली बताया कि जो वर्कर प्रोसेस है और मास्टर प्रोसेस है वो कैसे बनते हैं, राइट। और जब हम फोर्क मेथड कॉल करते हैं तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है। तो जब फोर्क मेथड हमने कॉल किया तो वो एक मास्टर प्रोसेस नहीं, वो एक वर्कर प्रोसेस है। तो ये ब्लॉक तो फॉल्स हो गया और जो एल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्कर प्रोसेस है वो भी चल रहा है हमारा, और मास्टर प्रोसेस भी हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जांपल है, ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की एग्जांपल है कि हम फोर्क मेथड को कहाँ से कॉल करेंगे। हम फोर्क मेथड को हमेशा मास्टर प्रोसेस से करेंगे। तो जो ये ईज मास्टर है इसका मतलब यही है कि जो index.js है वही एक इसके लिए मास्टर प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो में जब index.js रन करेगा तो index.js एक मास्टर प्रोसेस है, राइट। और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे
ये फोक करता चला जाएगा और जो हमारा जो एक्चुअल एप्लीकेशन का कोड होगा वो इस कोड में होने के कारण हम अपने वर्कर का फोक कर लेते हैं, वर्कर का फोर्क बना लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा और देखें, रियल प्रोडक्शन रेडी अप्रोच के ऊपर देखें तो हम कैसे कर रहे होते हैं एक सर्वर को क्लस्टरिंग के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट किए हुए हैं, क्लस्टर का, HTTP का और OS का। ठीक है, तो OS का मॉड्यूल मैंने इसलिए इंपोर्ट किया हुआ है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में कितने CPU कोर हैं, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने फोक किया हुआ है जितने नंबर ऑफ CPU कोर हमारे सिस्टम में हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा मास्टर प्रोसेस है और मैंने यहाँ पे एक चेक लगा रखा है इज मास्टर, और ये जो console.log है जो भी मैंने आपको दिखाया है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने क्लस्टर के ऊपर एक एग्जिट नाम का इवेंट भी लगाया हुआ है और उस एग्जिट में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट या कोई किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आपके सर्वर में और आपका सर्वर क्रैश करता है, आपके वर्कर प्रोसेस क्रैश करते हैं, अगर वो क्लोज होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से एक नया वर्कर प्रोसेस को फोक कर रहा हूँ या एक नया वर्कर प्रोसेस को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद अगर आप एल्स ब्लॉक देखो तो एल्स ब्लॉक में मैंने सिंपल सा एक बेसिक सर्वर बना रखा है, राइट। यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेस का सर्वर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप नेक्स्ट.js का बूटस्ट्रैप जो मॉड्यूल होता है उसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी सर्वर आप यूज़ कर सकते हो, आप अपना कस्टम सर्वर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक कस्टम सर्वर बना रखा है जो कि एल्स ब्लॉक में है। एल्स ब्लॉक में क्यों है? क्योंकि मैं इस सर्वर को एज अ वर्कर यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्वर है वो इस वर्कर के थ्रू आपके सारे थ्रेड्स के ऊपर चले, आपके सारे कोर के ऊपर चले, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वही काम किया हुआ है कि बहुत सारे फोर्क किए हुए हैं और हर फोर्क के बाद कौन से ब्लॉक में जाएगा ये कोड, ये एल्स ब्लॉक में जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे जितने CPU काउंट्स हैं उतने सारे फोर्क किए हुए हैं, राइट। अगर मैं इस प्रोग्राम के रन करूँ और आपको एक बेसिक सा डेमो देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ सबसे पहले और रन करने के बाद हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, राइट। नोड app.js, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे प्रोसेस रन होते हुए, राइट। उसके साथ साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो वर्कर हैं वो सेम पोर्ट पे यूज़ हो रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो सारे प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे CPU के अंदर 8 कोर हैं और हर कोर के ऊपर एक एक नोड.js के प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्कर हमारा और वर्कर की PID और ये सारे एक एक करके हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक्टिविटी मॉनिटर में भी दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे खोल लिया अपना एक्टिविटी मॉनिटर, राइट। और मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ और यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँ नोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोड.js के सारे प्रोसेसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस ID है 90, 95, 92, 94 जो भी हमारे सीक्वेंस होते हैं प्रोसेस ID के 90, 91, 92, और उसके बाद आप यहाँ पे अब देखोगे तो वही सीक्वेंस में हमें चीज़ों को देखने को मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 91 है, 92 है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो हमारे रन हो चुके हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं 3000 पे अगर आपको रिक्वेस्ट करके दिखाऊं, मैं सिंपली चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यूज़ करता हूँ लोकल होस्ट 3000, राइट। अगर मैं हिट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा रिक्वेस्ट है वो कौन सा प्रोसेस हैंडल कर रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि जब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कई बार हमें अलग अलग CPU की प्रोसेस ID हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं और अगर मैं थोड़ा रिफ्रेश करूँ इस पेज को, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो हमारा प्रोसेस ID है 95 वही सारे प्रोसेस को हैंडल कर पा रहा है, राइट। लेकिन इनिशियली ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि प्रोसेस ID चेंज हो चुका है तो इस बार रिक्वेस्ट 92 को किया है, राइट। तो इस तरीके से आप ये इस बार रिक्वेस्ट 96 प्रोसेस ID को गया है। तो अलग अलग प्रोसेसेस ID यानी अलग अलग वर्कर्स मेरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी मेरे रिक्वेस्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 97 पे इस बार रिक्वेस्ट किया है।
राइट। अगर आप एक्टिविटी मॉनिटर भी देखना चाहते हो इन चीज़ों को तो ये आप देख सकते हो। तो मैं अगर आपको एक्टिविटी मॉनिटर भी दिखाने की कोशिश करूँ इधर से, और साथ साथ अगर मैं रिक्वेस्ट भी भेजूँ, उसके बाद भी आपको आइडिया लगेगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक एक्टिविटी मैनेजर लॉन्च कर लिया है, और उसके बाद जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 94 प्रोसेस है जो कि है हमारा ये सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि CPU और यहाँ पे प्रोसेस ID भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस बार आप रिक्वेस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कहाँ पे गया, 91 पे। तो जो हमारा CPU यूजेस है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे CPU यूजेस बढ़ चुका है, राइट। तो जब मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो आप देखोगे सारे रिक्वेस्ट फुलफिल हो रहे हैं, राइट। कोई भी रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग CPU सारे रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है। अभी 95 जो प्रोसेस ID है, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, वो इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा है, वो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, राइट। अभी 92 जो प्रोसेस ID है जो कि है ये, वो इस रिक्वेस्ट जगह देख सकते हो CPU यूज भी इसका बढ़ चुका है, राइट। तो ये अगर आप CPU इंटेंसिव काम कर रहे हो और अगर आप क्लस्टरिंग नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। कुल मिला के आप चीज़ों को समझ सकते हो कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप क्लस्टरिंग करते हो, तो आपके सारे कोर पे नोड.js का इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके कारण अगर कोई काम CPU इंटेंसिव भी है, राइट, तो वो चीज़ें भी प्रोसेस हो रही होती हैं, वो चीज़ें भी आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, वो प्रोसेस कर पाता है, राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते रहिए। इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट मैं लाता रहूँगा, और आपको इंटरेस्टिंग अगर लग रहा हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है, राइट। ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।